Good evening, students. The theme of today's lecture is the unemployment and the social security. Now here I am going to explain the term of the unemployment, their form in this lecture, and what is the reasons behind the unemployment in India, and after that discussing about the unemployment reasons, what remedies or the what suggestions remove the problem of the unemployment. So firstly I start with the unemployment term. इस लेक्चर में मैं बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा विषय पर डिस्कस करूंगी। सबसे पहले बेरोजगारी क्या है, उसके बाद बेरोजगारी के क्या स्वरूप हो सकते हैं, भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं और इस बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। इन बातों का इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका डिस्कशन होगा। सो जैसा मैं पहले भी कही कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को एलाबरेट करने से पहले, उस पर फोकस डालने से पहले उसके मतलब को, उसके अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अस टू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंसर्न टॉपिक। जैसे कि मैंने आई हैव चूजन द टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो सीधी बात है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत कर रही हूँ टर्म से कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी क्या है। जब सोसाइटी में जिस पर्टिकुलर रेट पर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो और किसी भी पर्सन को जो जिसकी डिज़ायर हो, जिसकी इच्छा हो काम करने की, जो काम करना चाहता हो, उसको उस पर्टिकुलर रेट पर भी यदि काम नहीं मिलता है तो इसको ही हम लोग बेरोजगारी कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन मार्केट the traditional rate of the wage, on the traditional rate of the wage, if a person cannot acquire, cannot get the employment opportunities, so this situation called the unemployment situation. इस प्रकार आप कह सकते हो कि यदि कोई इच्छुक व्यक्ति है या कोई सक्षम व्यक्ति है, यहाँ इच्छुक का मतलब जिसका डिज़ायर हो, देन द सेकेंड वन इज़ द इसेंशियल कैरेक्टर, उसको सक्षम होना चाहिए, इट मीन्स ही इज़ और द शी इज़ कैपेबल, एंड द थर्ड अनदर पॉइंट अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रेट, जो पर्टिकुलरली रेट मार्केट में चल रही है। तो उस रेट पर भी यदि किसी को काम करने को नहीं मिल रहा है तो आप इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यहाँ अब जो दूसरी बात आती है, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सिर्फ यही नहीं कह सकते हैं हम लोग कि इफ़ अ पर्सन वांट टू डू एनी वर्क और उसको काम नहीं मिल रहा है, ही इज़ नॉट गेटिंग द कंसर्न वर्क, तो दिस इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, आप बात करोगे सीधी सी कि काम करना चाह रहा है और मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है या जो पर्टिकुलर रेट्स चल रहे हैं, जो रेम्यूनरेशन चल रही है, जो वेज चल रहा है, उस वेज पे भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो हमने उसको अनएम्प्लॉयमेंट टर्म दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो डेफिनीशन है ये अनएम्प्लॉयमेंट के हर केसेस में अप्लाई होती हो। सो हियर द वन इज़ वेरी मोस्ट मैटर और द फैक्ट अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरह की बेरोजगारी हो सकती है। हियर द I have divided the unemployment problem in the 4 parts. The first is the structural unemployment, संरचनात्मक बेरोजगारी। Under the structural unemployment की
ये जो आपकी बेरोजगारी है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिम्टम है, ये उस कंडीशन में देखने को मिलता है जहाँ पर इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड नेचर की हो, जहाँ लिमिटेड कैपिटल हो और जहाँ पर नंबर ऑफ मैन पावर या आप कह सकते हो श्रम जो हो वो बहुत ज़्यादा हो। इट मीन्स इस तरह की जो भी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगी, इट्स नॉट ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म, इट्स फॉर द लॉन्ग रन। ये जो भी इसके ट्रेंड्स होंगे, इसका जो भी इफेक्ट होगा वो शॉर्ट टर्म का नहीं होगा बल्कि लॉन्ग टर्म का होगा। नाउ वी कैन से दैट अंडर द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट द इकोनॉमी, the structure of the economy is backward. Then the second thing, the capital is very limited. It means the lack of the capital. And third is the excessiveness of the manpower. ओवरऑल आप कह सकते हो कि संरचनात्मक बेरोजगारी में श्रम जो रहेगा, मैन पावर जो रहेंगे, जो वर्क फोर्स रहेगा, ये एक्सेस रहेगा। मतलब हमारे पास जितनी इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम दे सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड, उससे कहीं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की डिमांड होती है अंडर द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन द सेकेंड थिंग इज द लिमिटेड सोर्सेज ऑफ द कैपिटल। लोगों के पास भी कैपिटल नहीं होती, अपनी ओन कैपिटल में नहीं होती है। देन लेस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जस्ट लाइक बैंकिंग फैसिलिटीज की भी यहाँ पे लैक होती है। एंड अनदर थिंग इज द, जो सबसे हर चीज का रूट है, द रूट फैक्टर और द कॉज फैक्टर ऑफ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द बैकवर्ड और द अनडेवलप्ड इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इकोनॉमी का होगा वो पिछड़ा हुआ होगा। तो सीधी बात आती है कि जब ये तीन पर्टिकुलर कैरेक्टर इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं तो ये अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन शॉर्ट टर्म की नहीं होगी, बल्कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी ये लॉन्ग टर्म में होगी। कैसे? हाउ? इफ नेशन वांट टू इम्प्रूव, इफ इकोनॉमी वांट टू इम्प्रूव, कितना भी इम्प्रूव करना चाहेगी, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो उतनी नहीं हो सकती है, वो धीरे 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 मूव करेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, संरचनात्मक बेरोजगारी रहेगी, उसके पीछे तीन ही सिम्टम्स मेनली होते हैं। द फर्स्ट इज द बैकवर्डनेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें आप बैंकिंग सेक्टर को मेनली ले सकते हो। रोड भी कम होंगी, मार्केटिंग अप्रोच कम हो पाता होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कम होंगी। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा, बिजनेस पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए तो प्रोडक्शन यूनिट कैसे इस्टेब्लिश हो जाएंगी। तो ओवरऑल यदि इंफ्रास्ट्रक्चरल मैनर में हम यदि बैकवर्ड हैं, इफ वी आर बैकवर्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल manner, so in this situation economy cannot improve. So for improving the economy, infrastructural facilities should be strong, should be concrete. Then the second, जो मैं बार बार कह रही हूँ, द लैक ऑफ द कैपिटल, द लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड रिसोर्स ऑफ द कैपिटल, ओन कैपिटल भी लेस होगी, आपके पास जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल भी है वो भी कम होंगे। और बार बार कह रही हूँ, द एक्सेसिवनेस ऑफ द मैन पावर rather than the employment opportunities. The second type or the second form of the unemployment is the आप उसको कह सकते हो अदृश्य बेरोजगारी, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली दिस टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर। आप इस तरह की यदि बेरोजगारी की बात करते हैं तो सामान्यतः यह बेरोजगारी आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इसके पीछे सीधी सी बात होती है कि
एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो एग्रीकल्चर की फील्ड को, उस सेक्टर को छोड़कर कहीं पर और नहीं जाते हैं या नहीं जा सकते हैं, जिससे भी यदि इनको हम इनमें यदि थोड़ी मोबाइलिटी का कैरेक्टर डेवलप भी होता है तो उससे कृषि की जो उत्पादकता होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। आप ये भी कह सकते हो इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, इसमें लेबर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। लेबर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है और ये जो लेबर्स हैं, ये जो व्यक्ति हैं, इनको कृषि क्षेत्र से हटाकर किसी और सेक्टर में यदि हम मूव करा दें या ये एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी और सेक्टर पर भी यदि जाते हैं तो इसका एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कृषि की उत्पादकता पर इस तरह के श्रमिकों के या इस तरह के कृषकों के किसी और क्षेत्र में चले जाने पर काम के लिए यदि हम ये कहें कि एग्रीकल्चर पूरी तरह से इफेक्ट करता है तो आप जैसा समझ रहे हैं कि इसका एडवर्स इफेक्ट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पर नहीं पड़ता है। थर्ड इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर द सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अब हम लोग वेदर्स के बारे में, सीजन्स के बारे में जानते ही हैं कि भारत में यदि कहा जाए तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती की एक परंपरा है, जो एक खेती का स्वभाव है, जिस हिसाब से लोग खेती करते हैं, एक सीजन में वो फसलों को डालते हैं, एक सीजन में वो फसलों को छोड़ते हैं। लेकिन अब टेक्निक चेंज हो रही है। जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि वो जिस हिसाब का मौसम होता है उस हिसाब की फसलों को उगाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में श्रमिकों को पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता है। आप ये कह सकते हो कि संपूर्ण वर्ष में श्रमिकों के लिए, लेबर्स के लिए जो काम रहेगा वो उपलब्ध नहीं रहता है। इसलिए ही हम लोग इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब एक सीजन में काम मिल रहा है, अगले सीजन में उनको काम नहीं मिल पाता है। द फोर्थ इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब है आपको आपकी कार्य क्षमता, आपके पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको काम न मिलता हो और आप अपने लेवल से नीचे जाकर अपनी योग्यता, अपनी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल से कमतर होकर यदि आप कम क्षमता का काम करते हैं, कम स्तर का काम करते हैं, तो इसको भी आप अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, सपोज इफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यदि उसको काम नहीं मिल रहा है, वो छोटी सी शॉप खोलकर, छोटी सी दुकान खोलकर यदि वो अपना जीवन चला रहा है, अपने काम को कर रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि यदि डिग्री होल्डर है और वो अपनी डिग्री के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है, तो काम तो वो ऑब्वियसली कर रहा है, उसके लिए खाने की वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। लेकिन जो एक उसका लेवल है, उस लेवल का यदि उसको काम नहीं मिल रहा है तो इसको आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। मतलब आप अपनी क्षमता से कम स्तर का जब आप काम करते हैं तो उसको आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं या अल्प रोजगारी कहते हैं। ओवरऑल अब यदि हम बात करें तो भारत में पूरे ओवरऑल भारत को 2 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है आपका पब्लिक सेक्टर। सीधी सी बात है, जो आंकड़े बता रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डे बाय डे बढ़ रही हैं कंपैरेटिवली पब्लिक सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन चूँकि सरकार प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी जो लेकर आ रही है उसके कारण प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिल रही हैं। दूसरी बात कि प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल है,
लोग अपनी खुद की कैपिटल लगा के, रिसोर्स कैपिटल को लाकर अपने फंड्स को इस्तेमाल करते हैं और ऐसी कंडीशन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो यदि भारत की हम बात करें, इंडियन कंस्ट्रक्ट में भी कहा जाए तो दो तरह के पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर।